नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, हरिद्वार पुलिस की दबंगों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आ रही है, गैंग बनाकर दहशत फैलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार हरिद्वार पुलिस के द्वारा किए गए हैं। यहां पर सड़क पर साइड विवाद में दबंगों ने मारपीट की थी और उसके बाद ये विवाद बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। तमंचे से फायरिंग की गई। बड़ी जानकारी, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सरगना पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज है, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की इस कामयाबी को सभी लोग सराह रहे हैं, क्योंकि तमंचे से फायरिंग की और यह हुड़दंग मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में मुख्य सरगना के पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ी जानकारी हरिद्वार से देखने को मिल रही है, जहां पर हरिद्वार पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आखिरकार ये आरोपियों का इतिहास क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल नीचे देखिए, हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक विवाद निकल के सामने आया था, जिसमें कुछ लोग थे जो दबंगे दिखाते हुए यहाँ पे एक वाहन से साइड न मिलने को लेकर युवकों के द्वारा यहाँ पे लाठी डंडों से पिटाई की गई। तो जो जैसे तमंचा था उससे यहाँ पे फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद लगातार ही पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो आरोपी थे उनकी पहचान करने में लगी हुई थी। अब यहाँ पे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उस गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है, वाहन भी बरामद किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि सिडकुल पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। खास तौर से इसमें अहम बात यह है कि जो यहाँ पे पूरा गैंग था, उसका जो मुख्य आरोपी था, उस पर करीब 6 से अधिक जो मुकदमे वो दर्ज किए गए और लगातार भी अन्य जो आरोपी है उनका भी यहाँ पे इतिहास खंगालने के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो 7 के आरोपी है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है। जी बिल्कुल, ये भी सामने आ रहा है कि मुख्य आरोपी पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी प्रकाश में आई है? बिल्कुल देखिए, जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो जो उसमें मुख्य आरोपी था उसके खिलाफ करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक जो मुकदमे वो अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। हालांकि पुलिस अब उन मामलों की जांच कर रही थी कि किस किस धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आगे की कार्रवाई पुलिस उन मुकदमों के आधार पर की जाएगी, क्योंकि लगातार भी ऐसे जो युवक होते हैं वो आसपास का माहौल बिगाड़ते, यहाँ पे दबंगई दिखाते हुए अन्य लोगों को परेशान भी करते। तो आगे से ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर यहाँ पे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो अन्य लोग थे उनकी भी पहचान की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों जांच करेंगे। निर्माण काम से वहां पर 22 वृक्षों को नुकसान पहुंचने का आरोप है। सूचना मिलने पर खलंगा विकास समिति के सदस्य और अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने इसे अवैध निर्माण के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयास बताया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। योगेश, खलंगा मामले में आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए निशी, खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण को लेकर के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के निर्देश दे दिए हैं कि वहां पर जो निर्माण किया जा रहा था वो किस सतह पर किया जा रहा था, कि किस तरह से वहां पर जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे थे, उसको लेकर के वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों जो है जांच करेंगे। इसके साथ ही रायपुर स्थित का जो खलंगा क्षेत्र में जो निर्माण है कराया जा रहा था कि इसमें जो है 22 जो पेड़ थे उनको नुकसान पहुंचाने का आरोप जो है वो लगा है, जिसके चलते ही जो है जब सूचना ये मिली तो खलंगा विकास समिति के सदस्य व अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जब ये मामला वन मंत्री के क्षेत्र जो संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने इसको लेकर के निरीक्षण करने और जो है वहां पर जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर अवैध निर्माण के साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो किया जा रहा था, इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। तो इन तमाम जो बिंदु हैं इन पर जो है जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो वन मंत्री को भेजी जाएगी। इसके बाद जो है एक्शन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिनके द्वारा ये अवैध निर्माण कराया जा रहा था, आखिरकार उनकी तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है जब ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं? देखिए, इस पूरे मामले पर दूसरी ओर से कोई सफाई जो है वो पेश नहीं की जा रही है। हालांकि
यही कारण है कि जो इस पूरे मामले पर दूसरी ओर से कोई सफाई पेश नहीं हुई है, तो इसी के चलते जो है अब जांच कराई जा रही है और वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों इसको मिलकर के जांच करेंगे। दोनों की संयुक्त टीम इसमें जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी तथ्य जो सामने आएंगे उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट वन मंत्री को भेजी जाएगी। वन मंत्री उस आधार पर जो है आगे की कार्रवाई के ऊपर जो है निर्णय लेंगे। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाज से ये अच्छी खबर है कि इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं पहुंची। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश में जंगलों में 2016 में जिस प्रकार से घटनाएं देखने को मिली, 17 में, 18 में, और ऐसे में लगातार वन अग्नि की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला। लेकिन अब जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि पिछले साल 2024 की तुलना से 1276 वन अग्नि की घटनाएं सामने आई, जिसमें से बता दें कि 1771.67 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थी। निशांत वर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया था और इस साल राज्य में बता दें कम्युनिटी सेंटरों में आग नियंत्रण और प्रबंधन में भागीदारी के लिए सक्रिय किया गया था सभी को। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी स्तविन बंसल और उनकी कोर कमेटी के प्रयासों से 14 मुखबिर बता दें कि अनाथ बालिकाओं को अब उनका नया आशियाना मिल गया है। अब इन बच्चों को सत्य साई आश्रम से राफेल होम संस्था में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें सत्य साई आश्रम अपने निजी और आर्थिक कारणों से बंद हो रहा था और बच्चों को संस्था में रखने को लेकर असमर्थ था। वहीं डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को अधिकारियों का पाठ पढ़ाते हुए यहां पर महज हस्ताक्षर और संस्तुति और देने की ये सीमिति पूरी तरीके से अधिकारियों को पहचानने के लिए दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि दिव्यांग असहायों का शोषण और अधिकारों का हनन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं और एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन ऐसा है जिसको हम OAS बोलते हैं, ऑर्फन अबेंडेंड सरेंडर्ड। मीन्स ये बच्चे दिव्यांग भी हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग भी हैं और ऑर्फन भी हैं, इनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। सो और ये सारी बालिकाएं हैं। सो जिस संस्था में इनको अभी तक आश्रय दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, इनका स्टे इंश्योर किया जा रहा था, वो संस्था बंद होने जा रही है। केदार वैली में रविवार को ही हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह से अनदेखी हुई है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए बताते पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के अकॉर्डिंग ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। इसके अलावा केदार वैली में भी सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि दुर्घटना का असली कारण क्या था ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी ये है कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो, तो उसके लिए देखना चाहिए। बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर जहां बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस महिला मोर्चा धरना कर रही है, वहीं बीजेपी उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंतोला का कहना है कि धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की आदत सी बन गई है और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हल्द्वानी दुष्कर्म की याद दिलाते हुए कहा कि एक हफ्ते तक कांग्रेस के कान में जू तक नहीं रेंगी थी और जब कार्यक्रम में सीएम के काफिले का जनता ने घेराव किया तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन बीजेपी सरकार में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
प्रकार की धरना प्रदर्शन करना आज कांग्रेस की टेंडेंसी बन गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई इस प्रकार का कोई जन मुद्दा नहीं है कि जो वो सरकार को घेर सके। तो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने समय को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको कुछ याद दिला दूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को याद दिला दूं कि नन्ही परी जो हल्द्वानी की थी, नन्ही परी के जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिन लोगों ने दोषियों ने जिस प्रकार से उसके साथ घटना की, एक हफ्ते तक कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुखिया के कान पर जूं तक नहीं गई। जब वो हल्द्वानी के एक कार्यक्रम में गए, वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां पर स्थानीय जनता ने जब मुख्यमंत्री के काफिले को रोका, मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव किया, तब जाकर के कार्रवाई हुई है। हमारे उत्तराखंड के अंदर पहली बार किसी महिला अफसर की गाड़ी के ऊपर खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा दी। तब कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की नेत्रियां कहां सोई रहती हैं? इस प्रकार की चीजें पर राजनीति करना, केवल अपने आप को किस प्रकार से हम आगे ला सकें, ये सब इनकी ये एक मात्र विकल्प रह गया है। हमारी सरकार के दौरान आप देखिए, जिस प्रकार से कोई भी घटना अगर जो घटती है, गलत घटना अगर जो घटती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, उस पर सख्त से सख्त निर्णय हमारे मुख्यमंत्री लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति जरूर हुई है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उसके चलते प्रशासक नियुक्ति की, लेकिन जनता के दबाव में सरकार अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की सोच रही है। हरदा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हरीश रावत कभी भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी कहने से पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रशासक बैठाए गए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में कितने समय तक प्रशासक रहे, किस तरह से चुनाव हुए और किस तरह से चुनावों को टाला गया, उनको सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार कितने प्रयास वाकई में किए जा रहे हैं। आदरणीय हरीश रावत जी क्या कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी, लेकिन उनको कुछ कहने से पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। और कांग्रेस के शासनकाल में ये कोई पहली बात नहीं है कि प्रशासक हमारे उत्तराखंड में पहली बार या प्रदेश के अंदर पहली बार प्रशासक बैठाए गए हैं। उनके कार्यकाल में कितने समय तक प्रशासक रहे और किस तरह से चुनावों को टालने के उनके सरकार के द्वारा प्रयास किए गए पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसको भी उनको एक बार ज़रूर उसका अवलोकन करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेश में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय चुनाव हो, इसको लेकर के पूरी इसकी तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले। लेकिन आदरणीय हरीश रावत जी को कुछ बोलने से पहले अपने कार्यकाल का अवलोकन जरूर करना चाहिए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। बत्रा ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आने वाले शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कांवड़ यात्रा के लिए एक ही रूट और एक समान व्यवस्था तय होनी चाहिए। विधायक का कहना है कि यात्रा के दौरान दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे और कांवड़ पचड़ी दोनों से कांवड़िए गुजरते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। प्रदीप बत्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ होने वाली बैठक में वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि सभी कांवड़ियों के लिए एक ही मार्ग तय किया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने में आसानी हो। यही मांग करते हैं कि जो दोनों रूट है, दोनों तरफ जो है व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या है, कांवड़ पटरी पे कांवड़ चलती है, फिर हाईवे पे शिफ्ट हो जाती है, तो व्यवस्था एक जगह होती है, दो जगह नहीं होती है। अगर कांवड़ दो जगह चले तो दोनों जगह व्यवस्था हो, नहीं तो कांवड़ केवल हाईवे पे चले, एक ही जगह व्यवस्था हो। तो इस तरह की बैठक अभी होनी है माननीय मुख्यमंत्री के साथ CCR टावर में। तो उसमें हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि कांवड़ के लिए एक ही रूट तय करा जाए जो लगातार चले और सारी व्यवस्थाएं एक ही रूट पर करी जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज देहरादून स्थित सूचना निदेशालय में एक विदेश मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में राज्य के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर, पत्रकारों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सेवाएं दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि CM धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा और भरोसा दिलाया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि पत्रकार समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवा सके और अपने कार्य में पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहे।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के सौजन्य से आज ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक 360 डिग्री हेल्थ कैंप है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है और सभी फील्ड्स के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। लगभग 20 हमारे डॉक्टर्स दून मेडिकल कॉलेज से और बाकी मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे उपस्थित हैं। फार्मासिस्ट भी उपस्थित हैं जो यहाँ पे दवाइयों का डिस्पेंसिंग कर रहे हैं और नर्सेस भी हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, इस प्रकार के जो कैंप्स हैं वो रेगुलरली होने चाहिए। जो जर्नलिज्म है फोर्थ पिलर कहा जाता है और जर्नलिस्ट हमारे जो है स्वस्थ रहेंगे तो मेरे ख्याल से जो न्यूज़ का जो आउटपुट और आउटकम है वो भी और जो है हेल्दी होगा, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं बंशीधर तिवारी जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ पे इतनी अच्छी गैदरिंग इन्होंने कराई। बताया जा रहा है कि लगभग 75 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे कर लिया है। स्वास्थ्य की जांच हो और अगर कोई परेशानी आती है तो उसका भी जो सरकारी नीति है उसके तहत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हो। और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोगों ने आज एक कैंप आयोजित किया और आपने देखा सचिव स्वास्थ्य स्वयं आए हुए हैं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्वास्थ्य विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया और सभी के जो उत्तम स्वास्थ्य उसकी कामना करता हूँ। और सचिव स्वास्थ्य ने भी निर्देशित किया है अपने विभाग को कि अगर जांच में किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उसका ही फॉलोअप किया जाए और उसका उपचार कंटिन्यूसली करके उनको ठीक किया जाए। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में ठसका गांव निवासी तरुण सैनी ने देहरादून स्थित आईएमए में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। तरुण सैनी के इस उपलब्धि पर न केवल उनके माता पिता खुश है बल्कि पूरा क्षेत्र खुशी की लहर यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं जब लेफ्टिनेंट तरुण सैनी अपने पैतृक गांव ठसका पहुंचे तो ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे इतना बड़ा स्वागत आयोजित किया। कोई भी मतलब जो तैयारी करता है कहीं भी जाने की, किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर उसमें आफ्टर उसमें सक्सेस होके वो पास आउट होके भी आता है या फिर कहीं से भी वो बन के आता है, वो कभी अपनी लाइफ में ऐसे इमेजिन नहीं करता कि इतने सारे लोग उसके लिए इकट्ठे होंगे, अपनी कीमती समय देंगे, क्योंकि आजकल सबकी ज़िंदगी में अपने अपने कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उन सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो एक तरीके से वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि क्या होता है कि जब इतने सारे लोग आते हैं कि खुद के मन में भी रहता है कि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैं आफ्टर ट्रेनिंग आया हूँ, तो मेरे को भी लगेगा कि जब मैं गया था पास आउट हो गया, मेरे को भी अभी फ़ौज में बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों का नेतृत्व करना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि इतने सारे लोग आए थे तो मैं कभी भी अपने पैर फिर पीछे नहीं हटाऊँगा। कोई भी चैलेंज आएगा मेरे आगे, कोई मुसीबत आएगी, इन सब का मेरे दिमाग में ज़रूर आएगा कि हाँ इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने मेरा स्वागत किया था, तो बिल्कुल भी किसी भी काम से पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ते रहना है। फिर तो ये फीलिंग हुई थी मैं जब इतने सारे लोगों को देखा था कि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो और बढ़ना है, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और विश्वास साथ है। सब गौरव का एक पल है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला होता गांव का। कभी कोई भी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने आशीर्वाद न दिया हो। बहुत अच्छा लगा, इसने गांव का, पूरे गांव का गौरव से सीना छोटा कर दिया। सभी गाँववासी खुश है, इसके स्वागत में आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र का बहुत गौरव महसूस करते हैं सभी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर दिल्ली से जाली नोट चलाने वाले फरीदाबाद और गाजियाबाद के 2 आरोपितों को हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने बता दें सप्तऋषि क्षेत्र से दबोच लिया है। उनके कब्जे से 500 और 100 रुपए के कुल बता दें 17,700 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि भीड़ में अभी तक 3 से 4 हजार रुपए चला भी चुके थे और बता दें कि उनके तार दिल्ली के किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं और आरोपितों को जेल भेजकर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
रुड़की के मंगलौर के लिब्राहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति के डेलीगेट्स के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल नजर आ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में डेलीगेट्स का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी आपत्तियां दर्ज कराने वाली भी बड़ी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। इस दौरान किसानों ने निर्वाचन अधिकारी पर गलत तरीके से नामांकन निरस्त करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी एक बीजेपी नेता के दबाव में आकर उनके नामांकन निरस्त कर रहे हैं, जबकि वह भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन उनके साथ निर्वाचन अधिकारी खुले भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने कहा कि आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है और किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जा सकता और अभी तक कोई नामांकन भी निरस्त नहीं किया गया है। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। ऐसा है क्लर्कल मिस्टेक से देखिए, नाम किसी का भी लेना, अब नाम कोई किसी का भी ले सकता है। हम तो खुद जानना चाहते हैं कि वो आदमी कौन है, वो शख्स कौन है जो इनकी भावनाओं से सभी के खेल रहा है। चुनाव निष्पक्ष करे। चुनाव का मतलब ये है, गन्ना समिति के चुनाव का, किसानों का चुनाव है। यहाँ गन्ना प्रभावित क्षेत्र है। हर आदमी गन्ने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, मजदूर भी उसी से जुड़ा हुआ है। इनकी भावनाओं का खेल है। किसी का पर्चा रखा जा रहा है, किसी का भेजा जा रहा है। जिसे भी चुनाव जीतना है लड़कर जीते ना। जितने भी लोग हैं, हम कह रहे पहले भी चुनाव होते थे, अब जो चुनाव हो रहे हैं, आज हम इस बार ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा चुनाव हमने देखा नहीं कभी। आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और जितने भी आपत्तियां प्राप्त हुई थी, उन आपत्तियों में आपत्तिकर्ता को बार बार नाम लेकर पुकार करके और बाकायदा उनकी आपत्ति पे सुनवाई की गई है और फिर बाकायदा नियम के तहत, एक्ट के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से एक एक नामांकन प्रपत्र का जो है यहाँ पे जांच की गई है और उसके परीक्षण करने के उपरांत ही गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है। अब कहने के लिए देखिए, अब कहने के लिए तो अभी तो कोई अंतिम सूची प्रकाशित भी नहीं हुई है। पहले से ही कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कौन बायस्ड है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है, लोग आरोप प्रत्यारोप हम हरदम देखते ही रहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि हमसे कोई गलती है या कमी है तो वो पहले से आरोप भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हाँ, पूर्णतः एकदम पारदर्शी तरीके से प्रशासन की तरफ से, पूर्णतः जो है जिला मजिस्ट्रेट के महोदय की तरफ से जो निर्देश हैं आयोग उसके प्राधिकरण की तरफ से, और बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पारदर्शी तरीके से पूरा निष्पक्ष निर्वाचन कराया जा रहा है। रुड़की पुलिस का ऑपरेशन लगाम जारी है। ताजा मामला रुड़की गंगनहर इलाके का है, जहां पर चेकिंग के दौरान एक ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी को रोका गया है, जिसमें गाड़ी पर लगी काली फिल्म को पुलिस ने उतरवाया। साथ ही बोनट के अंदर लगा हूटर को भी पुलिस ने उतरवा दिया और मामले पर कार्रवाई जारी है। देखिए, ऑपरेशन लगान में सारे थाने, हमारी ट्रैफिक यूनिट हैं, सबको कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को इश्यू करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जो गाड़ियों से ब्लैक सीट निकालने वाला है वो भी उसका हिस्सा है, उसमें कार्रवाई हो रही है। इसमें पहले भी कार्रवाई हुई और पुनः कार्रवाई की जाएगी। इनका चालान और जो आगे हम जो लीगल कार्रवाई की जा सकती है उसको करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।